हेलो गाइज, आई एम इंग्लिश एक्सपर्ट फ्रॉम द गोल्डन क्लासेस. हाउ आर यू? कमेंट में जरूर बता देना. एंड इन दिस सेशन वी विल कवर अप ऑफ द पोएम ऑफ चैप्टर फर्स्ट, डस्ट ऑफ स्नो, विच रिटन बाय एंड पोइट बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ओके, सो बच्चों, आज के सेशन में हम कवर करेंगे डस्ट ऑफ स्नो. पोएम है जो हमारी चैप्टर फर्स्ट की, और जो कि किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. वैसे ही बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पोएम है ना, वो कभी भी एक तरीके से लिखी नहीं जाती, वो सिंग करी जाती है. राइट? तो सिंग करी जाती है, इसलिए इसको जो राइटर, जो पोएम के राइटर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पोइट कहते हैं. क्या कहते हैं? पोइट कहते हैं. एंड तो इस पोएम के पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा पोएम के पोइट पूछे जाते हैं एग्जाम में. तो आपको 1 मार्क्स दिला सकता है, 2 मार्क्स भी दिला सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतने ही नंबर के आते हैं. तो इन दिस सेशन वी विल कवर अप डस्ट ऑफ स्नो पोएम. राइट? सो we cover by line meaning of this poem. Okay, so first of all I want to tell you that what is the difference between paragraph and stanza. Okay, let's see. देखो बच्चों, जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे जो आपका फर्स्ट चैप्टर है किसका? द लेटर टू गॉड. और लेटर टू गॉड जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जिसके राइटर कौन है? G.L. फ्यूएंस है. राइट? तो जो चैप्टर है आपका फर्स्ट, अ लेटर टू गॉड, उसमें जितने भी एक मतलब इतना से लेके इतना भी है ना, वो इतना बड़ा जो होगा उसे हम पैराग्राफ कहते हैं. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जब फुल स्टॉप तक चलता है, जिसमें 4-5 लाइन आपकी आ जाती हैं, उसे हम एक पैराग्राफ कहते हैं. बट जो पोएम के पैराग्राफ्स होते हैं, उन्हें हम पैराग्राफ्स नहीं कहते हैं, उन्हें हम स्टैंजास कहते हैं. जैसे ये 1 स्टैंजा है और ये 2 स्टैंजा है. राइट? आपको समझ में आ रहा है स्टैंजा और पैराग्राफ में? तो कभी भी पोएम में जितने भी आपके फेजेस होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टैंजास कहते हैं. राइट? ओके, ये हमें डिफरेंस पता चल गया. तो आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि मैम इसका क्या कहते हैं, पोएम का फर्स्ट पैराग्राफ समझाइए, मैम पोएम का फर्स्ट स्टैंजा समझाइए. ओके, तो हम लाइन बाई लाइन स्टैंजा, एक स्टैंजा का लाइन बाई लाइन हम मीनिंग समझेंगे. एंड इसी तरह से हम क्या करेंगे? अपने पोएम को, डस्ट ऑफ स्नो को कवर कर लेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बताना चाहती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डस्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नो? ओके, लेट्स सी. स्टूडेंट, सी that dust means small particles. राइट? जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं खराब भी कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? डस्ट कहते हैं. एक धूल, जिसे आप इजी लैंग्वेज में आप अच्छे से समझ सके, तो धूल जो होती है वो क्या है? डस्ट है. स्नो माने क्या होता है बेटे? स्नो माने आप सभी जानते हैं, मुझे मालूम है, बट माई वर्क इज टू अंडरस्टैंड यू. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नो? स्नो मीन्स द आइस. यहाँ पर स्नो को किससे रिलेट करा गया है? आइस से. और वैसे भी वो आइस ही होती है. जो स्नो फॉलन होता है ना, मतलब कि आइस का जो फॉल होता है सर्दियों में, उसे हम क्या कहते हैं? स्नो कहते हैं. जो बर्फ गिरती है उसे क्या कहते हैं? हम स्नो कहते हैं. ठीक है? तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा तो समझ में आ गया होगा कि इस पोएम में स्नो की और डस्ट की बात करी जा रही है. मतलब कि जो स्नो होती है, उसकी धूल की कहीं ना कहीं बात करी जा रही है. तो पहले मैं आपको इसकी एक छोटी सी समरी बता देती हूँ. देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, इंडिया है ना, एंड ऐसी बहुत सारी अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ना बैड वुमेन्स बहुत ज़्यादा माने जाते हैं. क्या? बैड वुमेन्स. अच्छा, बैड वुमेन्स क्या होते हैं? बैड वुमेन्स स्टूडेंट्स एक तरीके से बुराइयाँ, है ना, अंधविश्वास, इस तरीके से बैड वुमेन्स होते हैं, है ना. हिंदी में बुराइयाँ, कुरीतियाँ या फिर अंधविश्वास कहते हैं. जैसे आपने सुना होगा, इंडिया के अंदर आप रह रहे थे टाइम से, कि अगर आपको बिल्ली रास्ता काट जाए, तो मम्मी पापा या बड़े बड़े लोग कहते हैं कि बेटा बिल्ली रास्ता काट गई है, अब आप मत जाना, थोड़ी देर रुक जाइए, तब आप जाइएगा. राइट? वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है इससे कुछ बुरी चीज़ हो जाएगी. तो ये एक तरीके का बैड ओमन है, ये अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है? ऐसे ही यहाँ पर एक बात है अमेरिका की.
अमेरिका के अंदर भी एक कुछ बैड ओमन्स हैं। अमेरिका के अंदर बैड ओमन्स हैं कि क्राउ और हेमलॉक ट्री, क्राउ और हेमलॉक ट्री की यहाँ पर बात करी गई है। इस पोएम में क्राउ और हेमलॉक ट्री की बात करी गई है सबसे ज़्यादा। और जो कि क्राउ और हेमलॉक ट्री है ना, वो अमेरिका में बैड ओमन्स माने जाते हैं। हेमलॉक ट्री के नीचे अगर कोई बैठता है तो उसे मतलब उसका जो मूड है ना वो एक तरीके से बैड हो जाता है, ऐसा माना जाता है। या फिर कोई वहाँ पर क्राउ को देख ले तो वहाँ डेथ का सिंबल माना जाता है, ये है। तो वहाँ पर क्राउ और हेमलॉक ट्री दोनों को ही बैड ओमन्स माने जाते हैं। तो इस चैप्टर में उनका क्या रोल है वो हम देखते हैं। लेट्स सी। देखो मैं आपको पूरी समराइज कर देती हूँ स्टोरी, फिर लाइन बाई लाइन मैं आपको ईजिली बता दूंगी। इन दिस पोएम a person passed a hemlock tree and crow. Okay, a person which relates to poet. यहाँ पर person कौन है? पोइट है। जो कि पोइट क्या होते हैं, एक बार एक हेमलॉक ट्री को और एक क्राउ को, जो उस पर बैठा था क्राउ, उसको वहाँ से गुजर रहे थे, उसको पास कर रहे थे। सडनली पोइट फेल्ट that I am tired, so I want to take rest. So he sat under the hemlock tree. पोइट को कुछ समय बाद लगता है कि यार मैं थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ देर का रेस्ट लेना चाहिए। तो वो हेमलॉक ट्री के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। आफ्टर फ्यू टाइम सडनली द crow shook the tree and snow fall on the head of पोइट। सडनली क्या होता है कि जो क्राउ होता है वो क्या करता है, ट्री की ब्रांच को हिलाता है। क्या करता है? ट्री की ब्रांच को हिलाता है। तो ट्री की ब्रांच को वो जैसे हिलाता है तो उस पर स्नो जमा हो रही होती है कुछ ट्री पर। अमेरिका में तो ऑलरेडी विंटर सीजन रहता है, तो स्नो फॉल हो रहा होगा उस टाइम। तो स्नो जो होती है वो पोइट के हेड पर क्या होती है, फॉल हो जाती है, मतलब गिर जाती है। और पहले से ना जो पोइट थे ना वो थोड़े से बैड मूड में बैठे थे, बैड मूड में, उनका थोड़ा सा टायर्ड वगैरह था, इसलिए वो उदास थे थोड़े से। वो सोच रहे थे आज मैं घर पर जाऊंगा और बस सो जाऊंगा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे भी वो स्नोफॉल उनके सिर पर गिरती है, यू डोंट बिलीव व्हाट हैपन, यू नो दिस हैपन्स दैट पोइट्स माइंड बिकम चेंज, बिकम हैप्पीली, बिकम जॉयफुल। मतलब पोइट का माइंड ना एकदम चेंज हो जाता है। वो कैसा हो जाता है, बैड मूड में बैठे होते थे पहले वो, है ना, मतलब वो डिस्परेट थे, मतलब कि निराश थे, थोड़ा सा डिसअपॉइंट थे, निराश थे। बट जैसे ही स्नो उनके ऊपर गिरती है वो हैप्पी हो जाते हैं, जॉयफुल हो जाते हैं, आनंद में आ जाते हैं, है ना। तो आनंद में आ जाते हैं और फिर पता है वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं ही थॉट दैट थैंक यू स्नो, मन में बोलते हैं वो थैंक यू स्नो, यू सेव्ड अ पार्ट ऑफ माई डे विच आई पास्ड अ रूड। अरे थैंक यू स्नो, मतलब स्नो गिरी, उनका माइंड चेंज हो गया। तो वो सोचते हैं कि यार ये तो अच्छी बात हुई, मतलब स्नो गिरी, मेरा माइंड चेंज हो गया और मैं टायर्ड भी नहीं रहा हूँ, अब मैं अच्छा हो गया हूँ, है ना, खुश हो गया हूँ। तो जो मेरा दिन, जो जिसे मैं पछतावे में गुजारने वाला था, वो अब मेरा दिन का हिस्सा बच गया है। अब मैं उसे अपना दिन को ख़राब नहीं करूँगा, अब मैं उसमें कुछ वर्क कर लूँगा। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हैं, मेहमान आ गए घर पर, आपको चाय पानी देने के लिए उठना है, तो आपकी एक लिंक टूट जाती है ना पढ़ने की, तो आपको एकदम चिड़चिड़ापन सा महसूस होता है। आपने डिसाइड करा था आज कि मैं 2 घंटे पढ़कर रहूँगा या पढ़कर रहूँगी, बट सडनली क्या होते हैं, मेहमान आ जाते हैं तो लिंक टूट जाती है। अब जैसे ही आप 1 घंटे ही पढ़ पाए थे, मेहमान गए घर से बाहर, गेस्ट जो थे गए, अब क्या होता है, आप सोचते हो यार पूरा दिन तो इन्होंने ही ख़राब कर दिया, अब तो 4 बज गए हैं, अब तो मेरा खेलने का भी टाइम हो गया, चलो खेलने चला जाता हूँ, कल पढ़ाई कर लूँगा, है ना। आप ऐसे सोचते हो। तो आप वो क्या करते हो कि एक छोटी सी चीज़ की वजह से आपने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। ऐसे ही कहीं पोइट के साथ भी हो रहा था, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि उनके ऊपर स्नोफॉल हो गया। तो पता है यही पोएम था। इस पोएम में क्या था, पोएम में ये था कि देखो क्राउ और हेमलॉक ट्री दोनों ही क्या है, एक बैड ओमन है अमेरिका के अंदर। लेकिन हेमलॉक ट्री के नीचे जैसे ही वो बैठे और क्राउ ने जैसे ही सूप करा हेमलॉक ट्री को, तो जो स्नोफॉल हुई उसकी वजह से क्या हो गया, पोइट का माइंड चेंज हो गया, वो जॉयफुल हो गए। तो मतलब
इसमें बताया गया है पोएम में कि कोई भी बैड ओमेंस नहीं होते, बैड ओमेंस हम खुद बना लेते हैं, कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी अंधविश्वास नहीं है, हमने बनाए हैं वो, है ना। हमारा हर किसी चीज़ को देखने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए, कोई चीज़ बुरी नहीं होती है। यहाँ पर हेमलॉक ट्री और क्राउ तो एक बैड ओमन माना गया, लेकिन उन्होंने तो अच्छा काम करा ना, पोइट का दिमाग मतलब मूड जो है वो चेंज कर दिया, तो फिर वो बैड ओमन कैसे हो सकते हैं। तो इस पोएम में ये बताया गया है किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा होना चाहिए, बाद में वो सारी चीज़ें तो अपनी आप अच्छी हो जाती हैं। ये तो समरी थी। अब हम लाइन बाई लाइन आपको बता देते हैं। द वे आ क्रो, द वे आ क्रो, पोएम कभी भी रीड नहीं करी जाती, सिंग करी जाती है, तो मैं सिंग करूँगी, आप भी सिंग करना। द वे आ क्रो swooped डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री। ओके, सो सडनली फर्स्ट लाइन क्या है, द वे आ क्रो swooped डाउन ऑन मी। सूप का मतलब होता है यहाँ पर हिलाना, क्या होता है, हिलाना। सूप का मतलब हिलाना, बे माने एक तरीका, राइट। जिस तरीके से पोइट कह रहा है, जिस तरीके से क्राउ ने पेड़ की ब्रांचेस को हिलाया, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, और जो हेमलॉक ट्री से स्नो थी वो उसके ऊपर गिरी, हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मेरे दिल को छू लिया, a change of mood and saved some part of a day I had rued, उसने मेरे मूड को चेंज कर दिया और उसने मेरे दिन का एक हिस्सा बचा लिया जिसे मैं पछतावे में गुजारने वाला था। र्यूड का मतलब यहाँ पर क्या है, रिग्रेट से है, पछतावे से है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार। द बे आ क्रो shook डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री, मतलब कि पोइट कहते हैं यहाँ पर कि जिस तरीके से क्राउ शूक करता है ट्री की ब्रांच को, और जिस तरीके से स्नोफॉल होती है मेरे सिर पर, तो उसने मेरे दिल को छू लिया, हैज़ गिवन माई हार्ट, और उसने मेरे मूड को चेंज कर दिया। पहले वो उदास बैठे थे, अब वो खुश हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि उसने मेरे एक दिन के हिस्से को भी बचा लिया जिसे मैं पछतावे में गुजारने वाला था, जिसे मैं रिग्रेट में पास करने वाला था। तो इसमें हमें क्या मोरल मिला कि कोई भी चीज़ बैड ओमन नहीं होती है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होता है उस पर डिपेंड करता है। ये किसने लिखी थी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। यही आपकी पोएम थी। तो इसी पोएम के साथ हम डी एंड करते हैं अपने पोएम का। अगली जो चैप्टर की इसकी पोएम है फायर एंड आइस, इस चैप्टर में 2 पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। फायर एंड आइस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू। दिस पोएम एंड्स नाउ and we will meet in next video early. So I hope you like this video and understand. If you don't understand, so please you write your doubts on comment box. And if you love and like this video, so please subscribe this channel and click on bell icon for coming notifications of our video, and शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर, है ना, जिससे आपके साथी मतलब कि जिसके आपके फ्रेंड्स भी पढ़ सकें। एंड इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए अगर आप तक अपने लाइक नहीं करा है, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइए। टिल देन वी विल मेट नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।